क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय कृषि इंडिया के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 2/3 जनसंख्या को रोजगार देती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है यानी प्राइमरी एक्टिविटी है। क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है और ज़्यादातर लोगों को खाद्यान्न देती है, खाने का अनाज देती है। ये अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल देती है, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ये अनेक प्रकार के ऐसे उत्पाद देती है जिसका हम निर्यात करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय कृषि का काफ़ी महत्व है। अब देखते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि एक प्राचीन एक्टिविटी है, प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ठीक है, प्राइमरी क्रिया तो है ही है, प्राचीन आर्थिक क्रिया भी है, जिसके ऊपर हजारों सालों से भौतिक, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का प्रभाव रहा है। भारतीय कृषि जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक इसने यात्रा की है, यानी इसमें परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जो खेती का सबसे पारंपरिक रूप रहा है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इंटेंसिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि आज भी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। यह खेती का वह स्वरूप है जो प्राचीन काल से ही चल रहा है। इसमें क्या किया जाता है, खेती के कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों यानी लकड़ी का हल, डाव या खुदाई, छड़ी या परिवार के सदस्य, इन सब की मदद लेकर पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। इस खेती को हम ये कह सकते हैं कि ये केवल गुजारे के लायक, परिवार के गुजारे के लायक ही की जाती है। इसमें जो मानसून से बारिश प्राप्त होती है उसका यूज किया जाता है। प्राकृतिक उर्वरता यानी जो पेड़ पौधों के गले सड़े अंश होते हैं उसको उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। और फसल उगाने के लिए जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उन्हीं पर यह निर्भर रहती है। इसमें कोई भी आधुनिक फर्टिलाइज़र या आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही इसमें कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस खेती को हम स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित खेती के नाम से जानते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसान ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर आग लगा देता है वन में, और जितना वन का हिस्सा जल जाता है उसकी राख का ही प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, और उस पर बीज डाल दिए जाते हैं और वो आने वाली बरसात में उग जाते हैं, और उससे जो फसल होती है उसी को हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। अगले 1 या 2 सीजन के लिए वहाँ खेती की जाती है, फिर अगले हिस्से में भूमि का अगला टुकड़ा साफ़ किया जाता है, यानी उसमें आग लगा दी जाती है और फिर उस पर खेती की जाती है। हालांकि यह खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार वन में आग लगाया जाती है और जो है इससे मृदा अपरदन अधिक होता है। इसलिए सरकारें चाहती हैं कि इस प्रकार की खेती किसान ना करें। इस प्रकार की खेती भारत के प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, उनके पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। वहाँ पर इस खेती को झूम खेती, झूम या झूमिंग कहा जाता है। झूम या झूमिंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाएगा। इस खेती को अनेक अन्य राज्यों में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मणिपुर में इसको पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहते हैं। इसको विश्व के अनेक देशों में भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे कहते हैं। ये वाला पैराग्राफ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से कॉलम 1 और कॉलम 2 बनाकर इनके मैचिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसको भारत के भी अनेक अन्य क्षेत्रों में अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में वेबर या दैया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पावाडाबी या कोमान ब्रिगा,
पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टे, हिमालय में खील, झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्व में झूम। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक तो झूम या झूमिंग रहेगा और दूसरा विश्व के किन देशों में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप इस पे भी पढ़ सकते हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक भी मैं आपको इसके साथ अटैच कर दूंगा। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये काटो और जलाओ खेती से संबंधित है। तो ये सोर्स बेस्ड में आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें आप क्या देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वन में आग लगा दी जाती है, इससे पर्यावरण का नुकसान होता है, मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट दूसरे टाइप्स की जो खेती होती है वो होती है गहन जीवन निर्वाह कृषि। ये भारत की प्रमुख रूप से जो खेती होती है ये उसका स्वरूप है। यह खेती किन एरिया में की जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पर टोटल एरिया जो है वो कम होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए थोड़ी ज़मीन पर ज़्यादा खेती की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साउथ ईस्ट के जितने भी देश हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सब में इसी प्रकार की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। सब्सिस्टेंस इंटेंसिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसको हम कहते हैं। तो यह जनसंख्या के दबाव के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक समस्या ये रहती है, भारत जैसे देश में जो भू स्वामित्व विरासत में अगली पीढ़ी में हम शेयर करते हैं ज़मीन को, तो वो लगातार खेत जो है वो छोटे होते चले जाते हैं। यहाँ आपके लिए एक शब्द है जोत। जोत का मतलब यहाँ पर खेत होता है, यानी अगली पीढ़ी में जो है वो, यानी मान लो एक पिता के पास 10 एकड़ ज़मीन है और उसकी 2 संतानें हैं, तो आगे जाके वो 5-5 एकड़ में डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार से खेत जो है वो छोटे होते चले जाते हैं और अलाभप्रद हो जाते हैं। इसमें किसानों के पास वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण किसान कोशिश करते हैं कि वो उतनी ही ज़मीन से ज़्यादा उर्वरक या और सिंचाई की सहायता से और आधुनिक टूलों की सहायता से, मशीनों की सहायता से वो ज़्यादा पैदावार लेते हैं। इस प्रकार की खेती में प्रति किसान उत्पादन कम होता है क्योंकि उसके पास ज़मीन कम होती है, जबकि प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़, उसमें उत्पादन अधिक होता है क्योंकि किसान एक ही खेत में एक साल में 1, 2 या 3 फसलें लेता है, यानी एक से ज़्यादा फसलें लेता है, मिश्रित कृषि करता है, साथ में इसमें पशुपालन भी किया जाता है। तो ये सब इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि। यह खेती आधुनिक निवेशों यानी इन्वेस्टमेंट इसमें की जाती है, पैसा लगाया जाता है। इसमें अधिक पैदावार देने वाले HYV सीड, हाइब्रिड सीड जो हैं वो यूज किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, DAP उनका यूज किया जाता है। कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसका स्तर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल की खेती जो है वो एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, जबकि उड़ीसा में यही खेती केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। रोपण कृषि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का ही एक हिस्सा है, कॉमर्शियल फार्मिंग का हिस्सा है। वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत रोपण प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है जो लंबे चौड़े एरिया पर की जाती है। इसमें एक ही फसल बोई जाती है, इसलिए इसको मोनोकल्चर भी कहते हैं, मोनोकल्चर। ठीक है, क्योंकि इसमें बागान होते हैं, बाग में एक बार फसल लगा दी जाती है जो 50 से 60 सालों तक लगातार पैदावार देती है। रोपण कृषि को उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतरपरस्त या इंटरफेस कहा जाता है। क्योंकि ये एक प्रकार की उद्योग की तरह ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड करती है। यह बहुत बड़े एरिया पे की जाती है, इसमें बहुत अधिक पूंजी चाहिए, बहुत अधिक श्रमिक और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल देती है और जो प्रमुख रोपण फसलें हैं उनमें टी यानी चाय, कॉफ़ी यानी कहवा, रबड़, गन्ना, केला, ये प्रमुख फसलें हैं। भारत में यदि चाय की बात करें तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा घाटी, उत्तरी बंगाल में जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। कर्नाटक में जो है वो कॉफ़ी का लीडिंग स्टेट है, जहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा
पैदावार की जाती है। दक्षिण भारत में ही केले की खेती भी की जाती है। ये सब रोपण खेती के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शस्य गहनता या शस्य प्रारूप या कृषि ऋतुएं। भारत में जो कृषि ऋतुएं हैं वो 3 प्रमुख कृषि ऋतुएं होती हैं। शस्य का मतलब होता है फसल, फसलों का प्रारूप। तो भारत में जो फसलों का प्रारूप है, यदि उनकी बोने की विधियों के आधार पर देखें तो शस्य ऋतुएं भारत में 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले बात कर लेते हैं रबी। रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनको बोया जाएगा और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत अप्रैल मई जून में इनको काट लिया जाएगा। इनमें जो प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये प्रमुख फसलें होंगी। और ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें मुख्य रूप से की जाती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी WD, पश्चिमी विक्षोभ जो मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम के माध्यम से विंटर सीजन में भारत में पहुंचते हैं, उनके द्वारा होने वाली बारिश जिसको महावट कहते हैं, उनका इस खेती के लिए लाभ होता है। इसी प्रकार से दूसरी हैं हमारी जो फसलें, वे हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं, जो मानसून के आगमन यानी जून में बोई जाएंगी, जून जुलाई में, और इनको सितंबर अक्टूबर मानसून की समाप्ति पर काट लिया जाएगा। इन फसलों को इन फसलों को टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा, रेनफॉल चाहिए वो भी ज़्यादा। ठीक है, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। जो आपकी ये रबी क्रॉप्स थी, इनको टेम्परेचर चाहिए कम और रेनफॉल भी कम चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। तो खरीफ फसलों को हम कंटिन्यू करते हैं। तो खरीफ फसलों में मुख्य फसलें जो होंगी वे चावल, ये इसकी लीडिंग फसल है जिसको हम जीरी या धान भी कह देते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तीनों फसलें जो हैं मिलेट्स कहलाएंगी, मोटे अनाज। तूर, ये दाल है जिसको हम तूर, अरहर, पीजनपी या रेड ग्राम, लाल चना भी कहते हैं, मूंग, उड़द, ये प्रमुख फसलें हैं। केवल एक ही दाल ऐसी होती है जिसको हम विंटर सीजन में बोते हैं, वो है चना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यदि आपको ऑप्शन में चारों दे दी जाए, तूर, मूंग, उड़द और चना, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो चना रबी की है, बाकी की तीनों खरीफ ऋतु की फसल है। इसके साथ साथ कपास और जूट, कपास गुजरात में और जूट पश्चिमी बंगाल में होती है। मूंगफली, ये खाई सर्दियों में जाएगी मूंगफली, लेकिन बोई खरीफ ऋतु में जाती है। इसमें तेल बहुत अधिक होता है। सोयाबीन जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। ये सब कृषि ऋतुओं की खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका एक, यहाँ ध्यान रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमन, ओस और बोरो, ये क्या हैं? ये चावल की 3 किस्में हैं या फसलें हैं। चावल की 3 फसलें हैं जो पश्चिमी बंगाल में बोई जाती हैं। ठीक है, तो असम और ओडिशा में भी 3 फसलें ले ली जाती हैं, लेकिन अमन, ओस और बोरो मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में इनको कहा जाता है। अब आती तीसरी जायद फसलें, वे फसलें जो खरीफ ऋतु और रबी ऋतु के बीच के मौसम में बोई जाती हैं, यानी जब ये बोई जाएंगी मोटे तौर पर लास्ट अप्रैल के लास्ट में, मई में और जून के फर्स्ट 2 वीक में। ठीक है, तो इन सब दौरान में जो फसलें बोई जाती हैं ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, उनको कहते हैं जायद फसलें। इनमें बेल वाली फसलें होती हैं ज़्यादातर, खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे, सब्जियां, चारे की फसलें यानी ज्वार, फूडर क्रॉप्स। एक फसल ऐसी भी होती है जो 1 साल में तैयार होती है, वो है शुगर केन। तो याद रखेंगे कौन सी ऐसी फसल है जो 1 साल में तैयार होती है, वो है गन्ना। ठीक है, तो ये आप रखेंगे। नेक्स्ट आता है अब आपका टॉपिक यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा चैप्टर का, मुख्य फसलें। भारत में जो प्रमुख फसलें हैं उसमें मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति के आधार पर अनेक खाद्य का मतलब जो खाने के अनाज हैं, अखाद्य जो खाने के अनाज नहीं हैं, वे फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो एक एक करके अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है चावल। चावल सब प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल भारत में मुख्य रूप से पूर्वी जो तटीय भाग हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम,
पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, तमिलनाडु, केरला के तटीय भाग, इन सब में बोया जाता है। हालांकि सिंचाई की सहायता से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती की जाती है। तो ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। चावल की फसल जो है वो एक खरीफ ऋतु की फसल है, जिसको उच्च तापमान 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए और अधिक आर्द्रता यानी अधिक बारिश 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की ज़रूरत होती है। कम बारिश वाले एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सहायता से भी चावल की खेती की जा सकती है। ठीक है, एरिया मैंने आपको पहले ही मैप पे बता दिए हैं, तो यहाँ से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी इंपॉर्टेंट फसल है गेहूँ। गेहूँ चावल के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो उत्तर पश्चिम भारत में बोई जाती है, रबी ऋतु में बोई जाएगी। चावल जो है वो खरीफ ऋतु की फसल थी, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, और गेहूँ को कम तापमान और 75 सेंटीमीटर से कम बारिश की ज़रूरत होती है। गेहूँ भारत में दो मुख्य एरिया में बोया जाता है। एक है उत्तर पश्चिम भारत जिसमें गंगा सतलुज का मैदान, और दूसरा दक्कन का पठार, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी जिसको आप कहते हैं, गुजरात में ये बोया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप बता देंगे। नेक्स्ट है मिलेट्स, मोटे अनाज किसे कहते हैं? ज्वार, बाजरा। ज्वार को सोरगम भी कहा जाता है। ठीक है, सोरगम। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि इनको मोटा अनाज कहा जाता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी आदि मिलती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए और उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, चावल गेहूं के बाद। ठीक है, ये वर्षा पर निर्भर करती है और अधिक आर्द्र क्षेत्रों में इनको नॉर्मली हम साउथ इंडिया में उगाते हैं। जिन एरिया में आर्द्रता नहीं होती वहाँ सिंचाई की सहायता से हम इसको पैदा कर लेते हैं। ज्वार जो है ये फूडर क्रॉप यानी चारे की फसल और अनाज के रूप में यूज की जाती है। बाजरा भी मोटा अनाज होता है जो काली मिट्टी में या रेतीली मिट्टी में अधिक होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा के ड्राई बेल्ट में ये मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। रागी एक शुष्क प्रदेशों की फसल है। ठीक है, तो ये जो है काली मिट्टी में भी हो जाती है। कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम इन सब में ये की जाती है। नेक्स्ट आता है मक्का। ये भी एक खाद्यान्न फसल भी है और चारे की फसल भी है जो खरीफ ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म काल में। ठीक है, ये आप मैप पे गेहूं का एरिया देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेजर लीडिंग एरिया है गेहूं का। नेक्स्ट इसी प्रकार से यदि हम बात कर रहे थे इसकी क्या है मक्के की, तो मक्के को उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। खरीफ ऋतु में ये बोया जाता है। जलोढ़ मृदा इसके लिए अच्छी रहती है, काली मिट्टी में भी ये हो जाता है। साउथ इंडिया में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार में मक्के की खेती मुख्य रूप से की जाती है। मक्का यानी आपने भुट्टा, कॉर्न जिसको बोलते हैं, इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है दालें या दलहन। भारत दालों का सबसे बड़ा लीडिंग स्टेट है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि शाकाहारी भोजन में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। दालों में तूर या अरहर, पीजन पी या जिसको रेड ग्राम कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना ये प्रमुख फसलें हैं। चना खरीफ रबी ऋतु की फसल है, बाकी की मटर भी रबी ऋतु में होगी, बाकी की सारी जो है खरीफ ऋतु की दलहन फसलें हैं। इनको कम नमी की ज़रूरत होती है नॉर्मली, और कम बारिश में ये हो जाती है, और इनको खादों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके अपनी जड़ों में गांठों के रूप में समाहित कर देती है, जिससे अगली फसल के लिए भी मिट्टी उर्वर बनी रहती है। इन फसलों को ज़्यादातर क्रॉप रोटेशन के दौरान बोया जाता है ताकि मिट्टी की पैदावार बनी रहे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फसल वो है गन्ना। गन्ना एक साल में तैयार होने वाली फसल है जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बोया जाता है, जिसको अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये साल भर में पैदा होगा और इसको 75 से 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल चाहिए, नमी वाली जलवायु चाहिए। जिन एरिया में कम बारिश होती है वहाँ सिंचाई की सहायता से गन्ना पैदा किया जा सकता है। इसकी कटाई और पिराई जो है वो शरदकाल में होती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया में ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, और गुड़ या चीनी के उत्पादन की बात करें तो क्यूबा के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है।
गन्ने का प्रयोग चीनी बनाने, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाने में यूज किया जाता है। उत्पादक एरिया की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश लीडिंग एरिया है, लेकिन प्रोडक्शन के आधार पर महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी गन्ना प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है तिलहन फसलें। वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, तोरिया, अलसी, अरंडी, मूंगफली, नारियल, तिल, बिनोला, अलसी, ये सब इसमें आती हैं। भारत चीन के बाद तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनका प्रयोग खाने के रूप में भी किया जाता है इन तेलों का, और इनके बीजों का प्रयोग साबुन या प्रसाधन या श्रृंगार का सामान बनाने, उपटन उद्योग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यदि एक एक करके बात करें तो मूंगफली खरीफ ऋतु की फसल है, जो तिलहन फसलों का आधा एरिया अकेली ही कवर कर लेती है। गुजरात मूंगफली का सबसे लीडिंग स्टेट है। इसके साथ साथ राजस्थान और तमिलनाडु में भी मूंगफली की खेती की जाती है। सरसों और अलसी की अगर बात करें तो ये रबी ऋतु में बोई जाती हैं, और उत्तर पश्चिमी भारत में इनकी फसलें मुख्य रूप से ली जाती है। तिल, जैसे आपने रेवड़ी खाई होंगी तो उसमें तिल होता है, इसमें भी तेल होता है। ये खरीफ ऋतु की फसल है। दक्षिण भारत में ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अरंडी खरीफ ऋतु और रबी ऋतु दोनों में ही बोई जाती है। नेक्स्ट आता है पेय फसलें। बेवरेज इनको कहा जाता है। वे फसलें जिनका प्रयोग पीने के रूप में यूज किया जाता है, जैसे चाय। चाय की खेती भारत में अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, और यह उष्ण व उपोष्ण कटिबंध जलवायु की फसल है, जिसको नमी वाली जलवायु और गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन मिट्टी जो है वो ढलवां होनी चाहिए। भूमि ढलान वाली एरिया पर ही चाय की खेती की जाती है, ताकि इसकी जड़ों में पानी न रुके। यदि इसकी जड़ों में पानी रुक जाता है तो ये झाड़ी तुरंत उगड़ जाती है, यानी खराब हो जाती है। और यदि ढलवां भूमि होगी तो एक बार फसल लगाने के बाद ये 50 से 60 सालों तक पत्तियां देती रहती है। इस उद्योग में यानी इन फसलों में महिला श्रमिकों की विशेष ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसकी पत्तियां कोमल होती हैं और इसको सस्ता और कुशल श्रमिक चाहिए। भारत में चाय के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में आसाम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल और केरल के पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी चाय की खेती की जाती। चाय के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आती कॉफ़ी या पटसन। तो कॉफ़ी भी एक बेवरेज है, पेय पदार्थ है। इसका प्रयोग भी पीने में किया जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि चाय की पत्तियाँ यूज होती है, इसके बीज यूज किए जाते हैं। कॉफ़ी भारत में अरेबिका किस्म की यूज की जाती है। अरेबिका, रोबस्टा, ये कॉफ़ी की प्रमुख किस्में होती हैं। एक तीसरी भी होती है, याद आएगी तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो भारत में अरब प्रायद्वीप से जो यमन से हम लाए थे, अरब सागर से पार जो मिडल ईस्ट की कंट्री, वहाँ से हमने पहली बार कॉफ़ी का भी जो पौधे हैं वहाँ से मंगवाए थे। और फिर भारत में कॉफ़ी की शुरुआत कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू की गई थी, और कर्नाटक आज भारत का लीडिंग स्टेट है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। इसके साथ साथ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी कॉफ़ी की पैदावार होती है। ये एक बार खेत में लगाने के बाद 50-60 सालों तक पैदावार देती रहती है। इस पे पहले फूल खिलेंगे, फिर बीज लगेंगे, बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है। नेक्स्ट है बागवानी फसलें। बागवानी फसलों के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिनको हम फलों के रूप में यूज करते हैं। ये भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें होती हैं, जैसे संतरे के उत्पादन में नागपुर प्रसिद्ध है, लीची के उत्पादन में बिहार और उत्तर प्रदेश, केले के उत्पादन में तमिलनाडु, मेघालय में अनानास, ठीक है, अंगूर में महाराष्ट्र, सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट आदि में हिमाचल और जम्मू कश्मीर प्रमुख एरिया हैं। तो इस प्रकार से आप बागवानी फसलों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ सब्जियां भी बागवानी फसलों के अंतर्गत हम कह सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आप यहाँ से कर लेंगे, सेरीकल्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 अंक का क्वेश्चन। सेरीकल्चर क्या होती है? रेशम का उत्पादन करना, रेशम के कीड़े पालना, मलबरी के पेड़ों पर, शहतूत के पेड़ों पर, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है रबड़।
रबड़ एक भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा होता है। ये भी कई सालों तक पैदावार देता है, लगभग इसको भी आप 50 से 60 साल कह सकते हैं। ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में होता है, जिसको बहुत अधिक ऊंचा तापमान और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा तापमान बारिश की ज़रूरत होती है, यानी नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। ये उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। और भारत में जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो खासी पहाड़ियाँ, उन सब में रबड़ की खेती होती है। नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है, फाइबर क्रॉप्स इनको बोला जाता है। कपास, जूट, सन और रेशम, ये 4 प्रमुख रेशेदार फसलें होती हैं। पहली 3 फसलें यानी कपास, जूट और छड़ी ये ज़मीन में होती हैं, जबकि रेशम जो है वो कोकून, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं मलबरी के पेड़ों पर, जिनको हम सेरीकल्चर या रेशम उत्पादन कहते हैं, ये होता है। अब इनमें से सबसे पहली कपास। कपास भारत का मूल पौधा है। ये कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चीन के बाद भारत का दूसरा प्रमुख स्थान है। भारत में ज़्यादातर कपास दक्षिण पठार की जो काली मिट्टी है, रेगड़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर पैदावार होती है इसकी, क्योंकि वो कपास के सबसे अनुकूल होती है, इसलिए उसको कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। ये खरीफ ऋतु की फसल होती है, जिसको ऊंचा तापमान, कम बारिश और 200 से ज़्यादा दिन बिना बारिश के चाहिए, और खिली हुई धूप इसके लिए अनुकूल होती है। ये 6 से 8 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इसके प्रमुख लीडिंग स्टेटों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये प्रमुख उत्पादक एरिया हैं। नेक्स्ट आती है जूट। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। इसको सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये सुनहरे रंग की होती है। ये भी उच्च तापमान और अधिक बारिश के एरिया में हो ही जाती है। इसको जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी पानी ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। बाढ़ग्रस्त एरिया में, नमी वाले एरिया में, ऊंचे तापमान और अधिक बारिश के एरिया में ये होती है। वेस्ट बंगाल इसका सबसे अनुकूल एरिया है। बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय में भी जूट की खेती होती है। इसका प्रयोग टाट, बोरी, बिस्तरे, रस्सी, धागे, गलीचे, ठीक है, ये सब बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ से आपका टॉपिक बदल जाता है, भारतीय कृषि के सुधार। तो भारतीय कृषि को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो आज भी प्रौद्योगिकी या संस्थागत परिवर्तनों के अभाव में लगातार हमारी भूमि पर विकास जो कृषि पर दबाव बना रहता है और इसकी गति मंद है। ठीक है, सिंचाई साधनों का विकास सीमित हुआ है। हमारी खेती आज भी मानसून पर निर्भर करती है और लगभग 60% जनसंख्या को ये आजीविका देती है, और भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, हालांकि कुछ इसमें सुधार भी किए गए स्वतंत्रता के बाद, जैसे खेतों की चकबंदी की गई, सहकारिता व जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भूमि सुधार किए गए। ठीक है, तो भूमि पुश्तैनी अधिकारों के कारण टुकड़ों में बढ़ती चली गई, चकबंदी के माध्यम से उसको भी सुधारने का प्रयास किया। 1960 से 70 के दशक में, यानी 1966 और 67 के आसपास हरित क्रांति यानी पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से कृषि में सुधार किया गया, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति के माध्यम से जो पशुपालन के क्षेत्र है यानी दुग्ध उत्पादन, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। ठीक है, हालांकि इतना होने के बावजूद भी भारतीय कृषि में आज भी सूखे की, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी, फसल बीमा की कमी, किसानों की ऋणग्रस्तता, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की कमी, सहकारी समितियों की कमी, ये सब प्रॉब्लम बनी हुई है। हालांकि सरकार ने KCC, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा योजना आदि प्रारंभ किए हैं, ताकि किसानों को इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ सरकार ने दूरदर्शन पर किसान कृषि दर्शन या मौसम की जानकारी और मोबाइल पर मैसेज देने की सुविधा भी की है। टोल फ्री नंबर 1550 है कृषि का, वो भी जारी किया है। इसके साथ साथ किसान जो है वो पोर्टल की सहायता से भी सुविधाएं ले सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ सुधार भी किए हैं। इसके साथ साथ कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको आप बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
उसकी घोषणा भी की है। साथ ही साथ किसानों को बिचौलिए या दलालों से बचाने के लिए भी सरकार प्रयासरत रहती है। मंडियों की स्थापना की है, खेतों में बिजली पहुंचाई गई है, आधुनिक यंत्र उपलब्ध किसानों को सस्ते ब्याज पर दिए गए हैं। आजकल जो है वो एक सोलर सिस्टम भी खेतों में किसानों को सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब भारतीय कृषि की समस्याएं भी हैं और इनके कुछ समाधान भी हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है आपके लिए, जिसमें सारे पॉइंट जो है वो हाईलाइट किए हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है भूदान ग्रामदान आंदोलन क्या है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जो बड़े ही सत्यवादी और निष्ठावादी व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने ग्राम सभा या ग्राम स्वराज इसकी स्थापना की थी। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक पोचमपल्ली गांव में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि की मांग की। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन उनको आश्वासन दिया कि वह सहकारी खेती करें और भारत सरकार से बात करके उनको ज़मीन मुहैया कराएंगे। तो वहाँ पर ही श्री रामचंद्र रेड्डी जो है उसी मीटिंग में थे, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने भूमिहीन किसानों को, गरीब किसानों को, जो 80 किसान थे, हर एक किसान को 1-1 एकड़ ज़मीन का दान करने का पेशकश की। यानी उन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन 80 लोगों को दान कर दी। इस आंदोलन को कहते हैं भूदान आंदोलन। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे देश में फैलाया। इस प्रकार से कुछ जमींदारों ने, अनेक गाँव के मालिकों ने भूमिहीन किसानों को ज़मीन दी। इसको कहते हैं ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि बगैर किसी प्रेशर के लोगों ने स्वेच्छा से उन लोगों को अपनी ज़मीनें दान दे दी, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा, कि वो भी आराम से खेती कर सके। तो ये था आपका। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, कौन सी फसल लंबे चौड़े एरिया पे की जाएगी? रोपण। इनमें से कौन सी एक रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी? तो चना जो है वो रबी की है। इनमें से कौन सा फलीदार फसल है? तो दालें जो हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपका कृषि से संबंधित चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधनों की।